floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद रज़ा अली शाह और आप देख रहे हैं काज़मी एक्सोटिक बर्ड्स कॉर्नर। जी तो व्यूवर्स, आज हम ऐसी शख्सियत के बर्ड सेटअप पे मौजूद हैं जिनके नाम से ब्लड लाइन चलती है, जावेद सुजीला ब्लड लाइन, जिनकी काफ़ी अरसे से ये एक्सोटिक फिंचेस की लाइन में काफ़ी खिदमात हैं इनकी इस लाइन में। तो चलिए आपकी मुलाकात जावेद सुजीला से करवाते हैं और उनसे जो है उनके पास इस फील्ड के हवाले से जितनी भी मालूमात हैं जो कि आपके माइंड में जो क्यूरीज चलती है उनको किल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जावेद सुजीला से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसी तबीयत आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए सर, खैर खैरियत है? अल्लाह का बहुत शुक्र है। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस तरह की मुझे तारीफ से नवाजा। और ये सब आपकी और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उन सबकी दुआओं का, उनके सबके प्यार का नतीजा है। चलें सर। अच्छा सर, आपका मार्केट में काफ़ी चर्चा है, मतलब कि हर बंदा आपको जो है जानता भी है क्योंकि आप काफ़ी अरसे से इस लाइन में हैं। तो हमारे व्यूवर्स को सबसे पहले ये बताएं कि ये जर्नी आपकी स्टार्ट कब हुई? मेरी ये जर्नी अगर मैं कहूँ तो मैं क्लास 6 या 7 में था, उस वक्त से जर्नी मेरी स्टार्ट है। उस वक्त मैं बर्ड्स ब्रीडिंग की लाइन में था उस वक्त से, और उस वक्त काफ़ी टफ टाइम था। बर्ड परचेज़ करने के पैसे होते थे, केज परचेज़ करने के पैसे नहीं होते थे, ठीक है। और फिर रफ्ता रफ्ता जैसे जैसे पैसे, एक होता है ना पॉकेट मनी, बंदा जमा करता है और वक्त के साथ साथ फिर वो अपने शौक़ को, अपने पैशन को आगे बढ़ाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही फिर पेपर्स कभी आते थे तो फिर वो ख़त्म करना पड़ता था, फिर दोबारा से जो है शौक़ जागता था, फिर दोबारा से इस चीज़ को लेके चलते। तो मैंने उस वक्त से, मुझे शौक़ है छोटी एज से, और अभी कंटिन्यू मेरा ख्याल है कोई 10-11 साल से मैं कंटिन्यू इस फील्ड के अंदर हूँ, बर्ड्स कीपिंग, ब्रीडिंग, और इसमें डिफरेंट डेवलपमेंट्स, डिफरेंट कलर्स की मेकिंग, यानी कि इस काम को अच्छे पढ़े लिखे अंदाज में करने का समझे बेड़ा हमने उठाया हुआ है। बिल्कुल सर। ये काइंडली ये बताएं कि प्रोफेशनली जब आप इस काम में आए तो आपको कितना टाइम हो गया अभी? ये तकरीबन 11 साल हुए हैं। जी हाँ, 11 साल हो गया प्रोफेशनल इस काम में आए हुए, और डिफरेंट स्पीशीज़ पे काम किया। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेरा दिल अट्रैक्ट हुआ वो फिंचेस वैरायटीज़ की तरफ अट्रैक्ट हुआ। और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि बीच में हम सबको पता है कि फिंचेस के ऊपर एक बुरा टाइम भी आया। उस वक्त भी फिंचेस में ही रहते हुए सस्टेन किया, और उस दौरान हमने अपने सेटअप्स को इम्प्रूव किया, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव किया, अपने बर्ड्स को अपग्रेड किया। और इसी का नतीजा है कि लोग जो उस वक्त से जानते हैं वो कहते हैं कि वाकई आप लोग अगर उस वक्त नहीं होते, उस वक्त छोड़ देते जिस तरह और लोगों ने हॉबी को छोड़ दिया, तो आज इतनी सारी म्यूटेशंस पे जो आपके दोस्तों के, जिनका मैं नाम लूँगा, हमारे इमरान अख्तर भाई, जो कि इस हॉबी के मरहून मिन्नत हैं और मेरे पार्टनर भी हैं फिंचेस के अंदर, उनकी इमरान अख्तर भाई की जो है एक बड़ी मेहनत है, बड़ी रिसर्च है, और उसी रिसर्च को हमने उनसे सीखा। और आगे जितने भी फैंसियर्स पूरे पाकिस्तान में हमसे इस हवाले से बातचीत करना चाहते हैं, अपने मसले मसाइल को पूछते हैं, तो वो हम उनको गाइड करते हैं। इसमें कोई हमारा सीक्रेट नहीं है, जो हमसे पूछता है हम उसको गाइड करते हैं। क्योंकि आम रुझान आपको पता ये बना हुआ है कि कौन अपने सीक्रेट्स लोगों को बताएगा, लेकिन हमारा मानना ये है कि जितनी हम नॉलेज लोगों को देंगे उतना ये शौक़ आगे बढ़ेगा, बल्कि पूरे पाकिस्तान का जो इमेज है वो पूरी दुनिया में बेहतर अंदाज में नज़र आएगा कि फिंच ब्रीडिंग के अंदर पाकिस्तान वाले दुनिया के बराबर में।
तो इससे खुशी हमें होगी और जाहिर सी बात है हर बंदे को खुशी होगी जो भी इस हॉबी के अंदर मौजूद है। अच्छा जावेद भाई, माशाल्लाह से काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर हैं। और अभी भी मैं जब आपके घर में आया हूँ तो हर तरफ मुझे बर्ड्स ही बर्ड्स नज़र, आपने पूरा एक जो है सेक्शन छत होगी अपनी इन बर्ड्स के लिए वक्फ की हुई है। तो हमारे व्यूवर्स को बताएं कि आपके पास इस वक्त कौन कौन सी ब्रीड है, कितने बर्ड हैं तकरीबन आपके पास? देखिए मैंने जो स्पेशली अपने सेटअप को डिज़ाइन किया वो इस तरह से डिज़ाइन किया है कि हमारी जो फिंचेस की वैरायटीज़ हैं उन सब के लिए जो सीड मिक्स, अगर कि हम सीड मिक्स की बात करें वो तो एक ही है, सॉफ्ट फूड भी इनका एक ही है, मेडिकेशन भी एक ही है, लेकिन उनका एनवायरनमेंट कह लें, टेम्परेचर कह लें, वो थोड़ा डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे अगर हम गोल्डियन की बात करें, लेडी गोल्डियंस की बात करें तो इनको ठंड पसंद नहीं है, ठीक है, ये गर्मी पसंद परिंदा है और इनको एसी की रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम बोले कि इसको एयर कंडीशन चाहिए होगा। तो इसके लिए मैंने एक अलग सेक्शन बनाया है कि जहाँ सिर्फ गोल्डियन की ब्रीड होती है और वहाँ उसी के हिसाब से मैंने टेम्परेचर को मेंटेन करने की, कंट्रोल करने की कोशिश की है, बल्कि एक नेचुरल टेम्परेचर दिया, आप यूँ कहना चाहिए कंट्रोल, कि हम वहाँ पे हवा के फ्लो को कंट्रोल कर लेते हैं, ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर लेते हैं जिस हद तक हम कर सकते हैं। फिर सेकंड स्टेज में अगर हम बात करें ज़ेब्रा फिंचेस की तो उनको ठंडा टेम्परेचर पसंद है, और फिर हम अगर बात करें इंग्लिश लाइन फिंचेस की तो उनको तो टेम्परेचर चाहिए ही, कंट्रोल टेम्परेचर चाहिए होता है। जितना अच्छा टेम्परेचर होगा 20-22, तो वो अपनी जो उनकी फिजिक है और जो उनका स्ट्रक्चर है और जो उनकी फैदर क्वालिटी है लॉन्ग फैदर की, वो उसको मेंटेन करेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि फिर वो अपनी क्वालिटी में वो डिक्रीज कर जाएंगे, खराब हो जाएंगे, और फिर क्या होगा ग्रेजुअली अगर हम उस चीज़ को समझ कर काम नहीं करेंगे तो हम अगरचे हमने अच्छी क्वालिटी की फिंचेस ली होंगी लेकिन वक्त के साथ साथ क्या होगा कि उनकी क्वालिटी डाउन हो जाएगी। तो अभी ज़रूरत इस बात की है कि हम जिस भी हॉबी में काम करें हम उस हॉबी को समझ के काम करें। अच्छा, ये मैंने आपको बताया सेक्शन वाइज गोल्डियन का अलग मैंने बनाया हुआ है, ज़ेब्रा फिंचेस का अलग बनाया हुआ है, और जो उसके अलावा बाकी एक्सोटिक फिंचेस हैं जिनमें स्टार फिंचेस हैं, कट थ्रोट्स हैं, बेंगलीज हैं, डायमंड स्पैरोज हैं, और उसके अलावा मैंने कुछ और फिंचेस भी बाहर से मंगवाई हैं जो कि मतलब इस वक्त अगर मैं ये कहूँ कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ मेरे पास ही हैं, तो उनके लिए मैंने सेम टेम्परेचर ये वाला रखा हुआ है। अच्छा, फिर अगर हम कैटेगराइज करें गोल्डियंस को, तो गोल्डियन में मेरे पास, अच्छा हमारे यहाँ ना एक अलग लोग अपने बर्ड्स को नाम दिया करते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि बर्ड्स को वो नाम दिया जाए जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है। जैसे मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, ज़ेब्रा फिंचेस के अंदर आपने सुना होगा अंडर साइज ज़ेब्रा फिंचेस, किंग साइज ज़ेब्रा फिंचेस, जंबो साइज ज़ेब्रा फिंचेस, एक्सेल ज़ेब्रा फिंचेस, डबल एक्सेल, ये हमारे पाकिस्तानी नाम है, इनकी दुनिया में कहीं पर भी एग्जिस्टेंस नहीं है। जी एग्जैक्टली ऐसा ही है। दो दो नामों की एग्जिस्टेंस है, एक वाइल्ड टाइप बर्ड और एक शो क्लास बर्ड। अब अगर हम गोल्डियन की बात करते हैं तो जो हमारे पास गोल्डियंस ऑलरेडी मौजूद हैं अक्सर लोगों के पास, वो वाइल्ड टाइप गोल्डियंस हैं, और एक उनमें आती है शो क्लास गोल्डियंस जो हमने 1 साल पहले मैंने बाहर से इंपोर्ट की थी, और उनमें जो गोल्डियन के जो वर्ल्ड चैंपियन है म्यूटेशंस के, उनसे मैंने इंपोर्ट की, और अभी मैंने उनकी ब्रीड करवाई माशाल्लाह से, तो बहुत अच्छी उनकी फिजिक निकल कर आई है, बहुत अच्छे स्ट्रक्चर निकल कर आए। इसी तरह से अगर हम बात करें ज़ेब्रा फिंचेस की, तो उसमें मेरे पास बहरीन के जो चैंपियन ब्रीडर हैं उनसे मैंने बर्ड्स मंगवाए थे। मैंने और मेरे जो पार्टनर, मैंने अपनी जिक्र किया था इमरान अख्तर भाई, हमने मिलकर बर्ड्स मंगवाए थे वहाँ से, और उन बर्ड्स को हमने फिर ब्रीड करवाया, और फिर उसकी ब्रीड से हमने पाकिस्तान का जो एक बिगेस्ट शो हुआ था पाकिस्तान एग्रीकल्चरल फाउंडेशन के ज़ेरे तहत, उसमें हमारे बर्ड्स बेस्ट इन शो, बेस्ट अपोजिट सेक्स और बेस्ट रिजर्व चैंपियन, ये सारे के सारे मेजर टाइटल्स वो हमारे पास थे। इसी तरह से गोल्डियन का शो हुआ था उसी में, तो उसमें भी जो बेस्ट इन शो था वो हमारे पास था। फिर मैंने एक पार्टिसिपेशन की थी वर्ल्ड ऑनलाइन गोल्डियन शो के अंदर, जो कि यहाँ पे गोल्डियन वाले जो लोग पालते हैं उन सबको पता है, तो वो पूरे वर्ल्ड का कंपटीशन था, और उसमें दुनिया के जो नामी गिरामी ब्रीडर्स हैं उन सब ने पार्टिसिपेट किया था। तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, आप सबकी दुआएं हैं कि उसमें मेरी सेकंड पोजीशन आई थी ब्लू गोल्डियन के अंदर। तो ये अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को एक वहाँ पे मकाम दिया जिसमें आप सबकी दुआएं थी, हमारी कोशिश थी, तो अल्लाह का शुक्र है वर्ल्ड ऑनलाइन गोल्डियन शो के अंदर पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे अपने मुल्क का नाम रोशन किया, और इंशाल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। और फिर उसके अलावा कट थ्रोट्स हैं, कट थ्रोट्स एल्बिनो की अगर हम बात करें तो ये पाकिस्तान में सबसे पहले मंगवाने वाला
मैं ही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल उससे ऊपर हो गए मेरे पास एल्बिनो कट थ्रोट्स हैं, और काफ़ी सारे फैंसियर्स को मैंने पाकिस्तान में दिए हैं, और माशाल्लाह उनसे उन्होंने ब्रीड भी लिए, कामयाब भी हुए हैं। और अगर हम बात करें अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन्होंने उसमें कमाया भी है माशाल्लाह से। उसके अलावा येलो स्टार फिंचेस, ब्लू स्टार फिंचेस, बेंगलीज के अंदर क्रीमिनो बेंगलीज, एल्बिनो बेंगलीज, और ये सारे वो बर्ड्स मैंने जिन जिन से मंगवाए बाहर के ब्रीडर से, वो सारे टॉप ऑफ द लाइन, यानी वो अपनी फील्ड के चैंपियंस हैं। पार्टसन फिंच मैंने मंगवाई बाहर से, जिनमें तीनों कलर्स मंगवाए, एसलिनो, फाउन, और जो इसका वाइल्ड कलर है वो भी। और वो भी जो बेल्जियम के चैंपियन ब्रीडर है रैफ, उनकी ब्रेड लाइन है। और वो खुद कहते हैं कि जो बर्ड्स आपके पास है वैसे बर्ड मैंने किसी को भी नहीं दिए। तो उनसे मेरी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई, एक दोस्ती हो गई। जैसे आपको पता है बर्ड्स हॉबी के अंदर एक दूसरे का बड़ी अच्छी अटैचमेंट हो जाती है, तो उनसे बड़ी अच्छी अटैचमेंट हो गई है। और मतलब एक उन बर्ड से वैसी बात है, जब एक अच्छी ब्लड लाइन आपके सेटअप पे होती है तो फिर वो ब्लड लाइन आपका नाम बनाती है। जैसे कि अभी आपका नाम बना हुआ है यहाँ पाकिस्तान में, जावेद सुजीला ब्लड लाइन। तो काफ़ी सारे मैं तो अक्सर लोगों के इंटरव्यूज़ लेता रहता हूँ, तो मैं जिस सेटअप पे भी जाता हूँ तो वहाँ पे आपका बर्ड लाजमी वहाँ पे मौजूद होता है, जिस भी बड़े ब्रीडर पे। तो ये सारी आपकी जो काविशें जो चलती हुई आ रही हैं, जो आपने इंटरनेशनली लेवल पे भी जाके बर्ड्स वहाँ से लाए हैं, और माशाल्लाह से नेशनल लेवल पे आप जो है एक्सपोज में जा जाके अपने बर्ड्स को लेकर गए, ये एक बड़ा स्टेप है इस फील्ड में माशाल्लाह से। तो ये सारी काविशें जो है ना, आज आपको इसका सिला दे रही हैं कि आज आपका नाम है, हर बंदा आपको जानता है और अच्छे अल्फाजों में आपको याद करता है। जावेद भाई, एक आपकी माशाल्लाह से काफ़ी एक्सपीरियंस है। मैं सिर्फ फिंचेस के हवाले से बात नहीं करूँगा, मैं ओवरऑल बर्ड्स की हॉबी के हवाले से बात करूँगा कि आजकल जो एनवायरनमेंट चल रहा है इस वक्त, मुल्क की हालात भी काफ़ी डिस्टर्ब हैं, और हुआ है कुछ ऐसा है कि जो बर्ड्स के जो सीड्स हैं वो महंगे हो गए हैं, और बर्ड जो है वो सस्ते होते जा रहे हैं। तो न्यू फैंसियर्स हैं जो इस फील्ड में आए, या जिन लोगों ने थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट भी की इस फील्ड में, वो काफ़ी घबराए हुए हैं। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, हम किसी भी फील्ड में जब आते हैं ना, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उस फील्ड के अप्स एंड डाउन्स को पहले समझ लें। अगर हम उसके अप्स एंड डाउन्स को नहीं समझेंगे और सिर्फ कहना चाहिए कि लालच के फैक्टर को देखेंगे, तो हम अपना नुकसान कर सकते हैं, जिस तरह हमने माजी में अपना नुकसान किया था। तो अगर हम माजी की गलतियों से नहीं सीखेंगे तो फिर हम परेशान होंगे। अच्छा, अब होता यह है कि हम कोई सी भी वीडियोस देखते हैं, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है, अच्छा लगता है, लोगों की अर्निंग्स जनरेट होती हैं, एक उनकी जो ख्वाहिशात हैं या जो उनके अखराजात हैं वो उससे पूरे होते हैं, ये एक बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उसमें साथ साथ हमें इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए, एज अ फैंसियर हम सबको, आपको भी मुझे भी, हम अल्लाह का शुक्र है इस चीज़ को देख रहे हैं पिछले कई सालों से, कि होता क्या है कि अगर जिस चीज़ की वीडियो लगती है, फिर हर बंदा उसी के पीछे चलना शुरू कर देता है। भेड़ चाल यानी भेड़ चाल, देखा देखी, बिल्कुल सही बोला आपने। तो हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि हम ऐसे कौन से स्टेप्स लें, क्योंकि ये एक रूल है छोटा सा कि किसी भी चीज़ की जब सप्लाई बढ़ती है तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। अच्छा, लेकिन होता यह है कि जब आप क्वालिटी पे काम करते हैं तो आपके पास डिमांड कभी भी कम नहीं होती, क्योंकि क्वालिटी बर्ड कभी भी वाफिर मिकदार में अवेलेबल नहीं होता। तो अगर हम क्वालिटी पे फोकस करें साथ साथ, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हम जो है क्वालिटी बर्ड्स के ऊपर काम करें। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि दाने के रेट्स भी बढ़ रहे हैं, जिस भी वजह से बढ़ रहे हैं हम उस तरफ नहीं जाते, और लोगों के अंदर एक ये भी पैदा हो रहा है कि यार बर्ड्स के रेट नीचे आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि अगर आप एक बर्ड कीपर हैं और आप एक बर्ड्स ब्रीडर हैं, तो आपको लॉस नहीं होता। मिसाल दे रहा हूँ, आप फर्ज करें कि आपने एक पेयर परचेज किया 20,000 रुपये का, आज मार्केट कम हो गई, वो पेयर हो गया 10,000 रुपये का। ठीक है, आपको वक्ती परेशानी होगी कि यार मेरा पेयर 10,000 रुपये यानी कि हाफ प्राइस में आ गया, है ना, हर बंदे को होगी, आप सबको भी होगी, मुझे भी होगी। लेकिन अगर आप बर्ड्स ब्रीडर हो, बर्ड कीपर हो, तो क्या करोगे, आप उनसे ब्रीड कराओगे, ठीक है, आप उनसे ब्रीड कराने में कामयाब होते हो, और आप समझो फिर उससे फर्स्ट क्रश में 3 बच्चे ब्रीड कराते हो, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। लोग 4 बच्चे भी ब्रीड करवाते हैं, 5 भी करवाते हैं, आप समझ लो आपने 3 बच्चे ब्रीड करवाए, और अगर आपने उसको निस्बतन जो आज की मार्केट है उसके हिसाब से भी सेल कर दिया मिसाल के तौर पे,
तो वो आपके 12-13 हज़ार में 3 बच्चे बड़े आराम से निकल जाएंगे। तो आपको लॉस नहीं है, आपको लॉस किस वक्त है कि आप इस हॉबी में आए और आप एक बर्ड कीपर नहीं बन सके, आप एक बर्ड्स ब्रीडर नहीं बन सके, क्योंकि ये इस काम की बेसिक्स है। अगर आपने बर्ड रखे हैं और आप बर्ड्स फैंसियर हो लेकिन आप बर्ड अच्छे कीपर नहीं हो और आप बर्ड्स ब्रीडर नहीं हो, तो फिर आपको लॉस है। तो आपने इस काम में बुनियादी जो चीज़ सीखनी है वो बर्ड्स को ब्रीड कराना सीखना है, बर्ड्स का जो रख रखाव है उसको सीखना है। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, और एक ही दफ़ा सीखना है और हर दफ़ा उसको आपने अपने बर्ड तक अप्लाई करते जाना है। तो आप ये जो मिथ बनी हुई आजकल के प्राइस इस तरह का हुआ है, वो फिर आपके लिए नहीं होगा, वो उनके लिए होगा जो अच्छे बर्ड्स कीपर नहीं होंगे। बिल्कुल। अच्छा, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है आपके कहने का जो मकसद है वो ये है कि बर्ड कीपर होने के लिए सब्र का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस फील्ड में। मतलब जो लोग सब्र कर सकते हैं वो ही इस फील्ड को आगे लेके चल सकते हैं। ये नहीं कि फ़ौरन आए और बोला कि मुझे ब्रीडर पेयर दे दो, मैं वो लगा दूँ और उससे मुझे ब्रीड हासिल हो जाए और मैं फ़ौरन मार्केट में सेल कर दूँ। वो लोग तो फिर वो सीज़न वाले ही होते हैं, मतलब कि सीज़न से फ़ायदा उठाना है उन्होंने, उसके बाद वो, और आज भी वही लोग रो रहे हैं जो इस तरह के जो काम कर रहे हैं। मतलब कि माशाल्लाह से आपको 10 साल हो गए, आपने सब्र किया तो आज ही आप इस मकाम पे पहुँचे हैं। तो ये चीज़ हम लोगों को समझनी चाहिए कि हमें इस फील्ड में सब्र रखना है, बल्कि यही फील्ड नहीं कोई भी फील्ड हो, आपने उसमें लाज़मी सब्र रखना है। सब्र करेंगे तभी आपको उसका फल मिलेगा। जी जावेद भाई, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ज़हन में आया है कि टेम्परेचर, जो कि अभी हम बर्ड कीपिंग के हवाले से बात कर रहे थे। तो आजकल बड़ी गर्मी पड़ रही है कराची में, टेम्परेचर जो है वो 40 से भी ऊपर चला जाता है कभी। तो आपने माशाल्लाह से, आपके पास यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 3 रूम्स हैं और माशाल्लाह उसमें आपने बर्ड्स रखे हुए हैं, इसके अलावा छत पे भी आपने रखे हुए हैं। मतलब कि आपको आपका सेटअप इंडोर भी है और आउटडोर भी है। तो आप टेम्परेचर के हिसाब किताब को बड़े अच्छे से समझते होंगे, तो हमारे व्यूवर्स को, न्यू फैंसियर्स को समझाएं कि टेम्परेचर एक्चुअली होना कितना चाहिए और किस हिसाब से उसको मेंटेन करना है। क्योंकि आपने एक रूम में एसी लगाया हुआ है, बाकियों में आपने एसी नहीं लगाया हुआ। छत में छत है आपके पास, तो वहाँ पे आपने वेंटिलेशन का इंतजाम किया। इस हवाले से थोड़ी सी रोशनी डालें। देखें, जब हम बर्ड्स की ब्रीड करवाते हैं तो उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिनमें बर्ड्स का जो इन्वायरमेंट है, जिसमें टेम्परेचर भी आता है, ह्यूमिडिटी भी आती है, उसका अच्छा होना या आइडियल होना बहुत ज़रूरी है। अब टेम्परेचर डिफरेंट बर्ड्स का डिफरेंट है। अगर हम गोल्डियन की बात करें, लेडी गोल्डियन की बात करें, तो उनका जो आइडियल टेम्परेचर है वो 28 से ऊपर है, 28 से नीचे नहीं है। यानी कि 2800, 2900, 3000, 3100, 3200, इस टेम्परेचर पे गोल्डियन बहुत खुश रहती है, बहुत अच्छी ब्रीड करती है। अच्छा, अब हम बात करें अगर ह्यूमिडिटी की, तो ह्यूमिडिटी लेवल गोल्डियन को 40 to 50 पसंद है, क्योंकि इनके सिल्की फेदर्स होते हैं, तो इनको ना ठंडा मौसम पसंद है और ना इनको हाई ह्यूमिडिटी पसंद है। थोड़ी सी लो हो जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर काफ़ी लो हो जाए, जैसे कि हमारे यहाँ सर्दियों में हो जाती है, 15 ह्यूमिडिटी का लेवल हो गया है या 10 हो गई है, तो उस दौरान हम क्या करते हैं कि हम अपने बर्ड रूम के अंदर स्प्रे करते हैं पानी का। और आप क्या कर सकते हैं कि जो बोरियां होती हैं टाट की, वो आप गीली करके लगा सकते हैं अपनी किसी ऐसी जगह पे, खिड़की वगैरह के ऊपर हवादार जो, तो वहां से वो आपके सेटअप को ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करेगा। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपके जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो अच्छा हो जाएगा। लेकिन जो आजकल की पोजीशन है, आजकल का टाइम, अभी जो टाइम है ब्रीडिंग टाइम नहीं है। जो लोग आजकल ब्रीड ले रहे हैं वो यूं कहना चाहिए कि अपने बर्ड के साथ ज्यादती कर रहे हैं। उसका नुकसान क्या है कि हाई ह्यूमिडिटी की वजह से अब हमारे बॉक्सेस जो होते हैं, आपको पता है कि वो ऑलमोस्ट 95% तो बंद ही होते हैं, तो उसमें वेंटिलेशन नहीं होती, जिसकी वजह से बर्ड अंदर बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन की वजह से एक्सपायर हो जाते हैं, फिर सफोकेशन की वजह से एक्सपायर हो जाते हैं। अच्छा, फिर पेयर की जो एनर्जी है बच्चों को फीड कराने में, एक तो मौसम वो खराब झेल रहे हैं, फिर बच्चों को फीड करा रहे हैं, ब्रीडिंग का स्ट्रेस है, तो वो डबल बर्ड की ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर रहा होता है, तो इसमें हमारा बर्ड भी एक्सपायर होने के चांसेस होता है। तो हमें इस मौसम में बर्ड्स को सेपरेट कर देना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन देनी चाहिए। और मोल्ड का टाइम चल रहा है पिछले कुछ टाइम से, 1.5 महीने से 2 महीने से, तो हमें, अगर हम बर्ड्स को प्रॉपर मोल्ड करवाएंगे तो इसका नतीजा ये होगा कि आने वाले सीजन में 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, हमारा बर्ड बहुत ज़बरदस्त ब्रीड करेगा, जो कि हमारे फैंसियर आमतौर पे नहीं करवाते। अब बर्ड अगर खुद मोल्ड कर दे, अल्लाह तवक्कल, तो ठीक है,
वरना वो बॉक्स लगे हुए हैं तो 3-3 साल तक बॉक्स लगे हुए हैं तो बॉक्स वो उतरते नहीं है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि आपने अक्सर सुना होगा फैंसियर से, यार इस पेयर ने तो यार पिछले साल बड़ी अच्छी ब्रीड की थी, लेकिन इस साल जो है ना इसका रिजल्ट बड़ा खराब हो गया है। वजह ये होती है कि उनको बर्ड्स कीपिंग की नॉलेज नहीं होती, वो बस समझते हैं कि फिंच से हम पूरा साल ब्रीड कराएं कोई मसला नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने उनको रेस्ट देना है, उनसे प्रॉपर मोल्ड करवाना है, उस मोल्ड में आपने उनको जो न्यूट्रिशंस चाहिए हैं वो देनी है, और फिर जब वो बर्ड अपना सीजन में तैयार होगा, उसकी कंडीशनिंग एक पूरा प्रोसेस है, वो करेंगे तो इंशाल्लाह वो बर्ड आपका फिर से वैसे ही ब्रीड करेगा जैसे कि उसने पहले साल में ब्रीड की होगी इंशाल्लाह। अच्छा जावेद भाई, काफ़ी सारे हमारे जो फैंसियर थे उनको मोल्डिंग के हवाले से कुछ पता नहीं है, मतलब कि जब बर्ड अपने फेदर्स गिरा रहा होता है मोल्ड पर वो आ जाता है। अच्छा, मोल्ड को हम शुरू से लेके चलते हैं। जब एक गोल्डियन का चेक अपने बॉक्स से बाहर आया, सेल्फ हो गया, तो वो कितने मोल्ड क्लियर करने के बाद अडल्ट होता है, पहले तो ये पता है। देखें, आम तौर पे हमारे जो चीज़ उसमें है ना, रिवाज में है कि थर्ड मोल्ड, फर्स्ट मोल्ड, सेकंड मोल्ड, थर्ड मोल्ड, तो हम बर्ड की एज को देखते हैं। मिसाल है, अगर हमारा जो फर्स्ट क्लच का बच्चा जो निकलता है ना, वो हमारा ऑलमोस्ट सीजन के एंड तक तैयार हो जाता है। अच्छा, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम अच्छा, आपका ये सवाल मेरे ख्याल इस हवाले से है कि हम उसको ब्रीड पे लगाएंगे आगे। आप देखें, ब्रीड के लिए तो अच्छी बात यह है कि आप उसको मैक्सिमम टाइम दें। मैक्सिमम टाइम में से मुराद मेरी कम से कम 8 से 9 महीने। ठीक है। अब अगर आपने पहले साल अभी आपने बर्ड ब्रीड करवाया, बच्चा निकला, तो वो आपके पास जब तैयार होगा ना, तो उस वक्त ये टाइम होगा, ठीक है, जो आज का टाइम इस वक्त मौजूद है। ठीक है। तो हमने लाजमी इसको अभी जो हब्स का टाइम है, ऑफ सीजन का टाइम है, वो भी निकालना है मजीद, भले वो 10 महीने का हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बर्ड जितना मेच्योर होगा वो उतनी अच्छी ब्रीड करेगा। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा गोल्डियन का मसला पता है क्या है, कि गोल्डियन को लोग सिर्फ एज अ कमर्शियल तो यूज कर रहे हैं, लेकिन उनको इस बात का नहीं पता कि गोल्डियन की जो क्वालिटीज हैं, उनमें एक सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो अपने बच्चे खुद पाले, वो अपने बच्चे खुद पाले। लेकिन नतीजा क्या निकलता है कि लोगों को ये जल्दी होती है कि यार हम उसको जल्दी से ब्रीड पे लगाएं, बच्चे आए, तो क्या होता है कि वो इमेच्योर होने की वजह से फॉस्टरिंग नहीं कर पाते, पेरेंटिंग नहीं कर पाते। अच्छा, एक चीज तो हमें ये पता होनी चाहिए कि गोल्डियन की जो पेरेंटिंग स्किल है, ये बाई नेचर अल्लाह ताला ने वीक रखी है, लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर टाइम देते हैं और उसको एज पूरी देते हैं, साजगार इन्वायरमेंट देते हैं, तो बर्ड अपने बच्चे खुद पालता है। जैसे अभी आपने देखा मेरे पास सेटअप में एक पेयर के पास 4 बच्चे थे, एक पेयर के पास 3 बच्चे थे, ये उनके आखिरी क्लच थे, तो मैंने कहा इनको ज़ाया करने से अच्छा है कि वो बर्ड कर ले। अभी माशाल्लाह बच्चे सेल्फ हो गए, अलग करने के काबिल हो गए, उनके मोल्ड भी आ गए। तो हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि हम मोल्ड प्रॉपर करवाएं बच्चों का, और उनको प्रॉपर टाइम दें ब्रीडिंग एज होने का, ताकि जब वो हमारे पास ब्रीड करें तो सक्सेसफुल ब्रीडिंग हो, बच्चे वो खुद पालें, और हम कह सकें कि वाकई हमारे पास क्वालिटी गोल्डियन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये अर्ली जो हम उनकी पेयरिंग कर देते हैं, मतलब 7-8 महीने से पहले ही, जिसकी वजह से हमारे पास एग बाइंडिंग के भी इश्यूज आ रहे होते हैं काफ़ी सारे, वो मेरे ख्याल से इसी वजह से आ रहे होते हैं। वो बिल्कुल इस वजह से भी आ सकते हैं एग बाइंडिंग के इश्यूज फीमेल्स के अंदर, और उनको प्रॉपर फ्लाइंग ना देने की वजह से भी आ सकते हैं, कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से भी आ सकते हैं। काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, वो डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर पेयर को हम जब एग्जामिन करते हैं कि वो किस किस प्रोसेस से गुजरा हुआ है, क्या उसकी एज है, क्या उसको न्यूट्रिशंस दी गई हैं, तो फिर उसके बाद हम फैसला करते हैं कि इसको ये एग बाइंडिंग हो रही है या कोई सी भी डिजीज हो रही है, वो किस वजह से हो रही है, ये उसके बाद की बात। अच्छा, जब ये ब्रीडर पेयर हमारा मोल्ड पर आ जाता है, मतलब कि उसने 4-5 क्लचेस हमारे पास दे दिए माशाल्लाह, फिर वो अचानक ही मोल्ड पर आ गया, तो मोल्ड पर आने के बाद क्या उन्हें उनकी पेयरिंग हमें तोड़ देनी चाहिए, उनकी फ्लाइंग देने के लिए अलग अलग कर देना चाहिए, या साथ रख के हम उनका बॉक्स हटा दें? उस दौरान हमें क्या मेडिकेशन देने, उनका कैसा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उस दौरान वो एक तरीके के वो नेचुरली तौर पर बीमार होते हैं वो, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखें, बेहतरीन तरीका तो ये होता है कि जब हमारा पेयर मोल्ड पे आ जाए तो हम मेल फीमेल्स को सेपरेट कर दें, ठीक है, और इनिशियली उनको हम दें छोटा केज, ठीक है। वजह ये होती है कि जब हम इनको छोटा केज देंगे, बड़ा केज नहीं देंगे, तो जब उनके जो फ्लाइंग फेदर्स हैं वो मोल्ड कर रहे होंगे, तो फिर उनके ऊपर वो फ्लाई का भी स्ट्रेस आएगा,
तो हम चाहते हैं कि इन पे फ्लाई का स्ट्रेस ना हो, वो बर्ड अच्छे से मोल्ड करे। छोटा केज होना चाहिए जिसमें आप 6 बर्ड रख लें, 5 बर्ड रख लें, 7 बर्ड रख लें, 6 काफ़ी होते हैं आमतौर पे। और उसमें इनको हम बाथ के लिए पानी दें, अच्छा खुला पानी दें ताकि वो नहा लें। और साथ साथ हम इनको सॉफ्ट फूड दें। सॉफ्ट फूड में हम कोशिश करें कि हम इनको वेजिटेबल्स दें ज़्यादा, और एग्स की क्वांटिटी हम उसमें कम दें, क्योंकि बर्ड के पास इस वक्त सिवाय मोल्ड के और कोई काम नहीं है, कोई और एक्सरसाइज नहीं है। तो बजाय इसके कि हम उसको दाने पानी पे रखें, जिसकी वजह से अच्छा मोल्ड में बर्ड को चाहिए एनर्जी, उसको न्यूट्रिशंस चाहिए। अब सिर्फ दाने में वो न्यूट्रिशंस अवेलेबल नहीं होती जिसकी वजह से बर्ड अपना मोल्ड अच्छा कर सके। तो ज़रूरी है कि हम उसको सॉफ्ट फूड दें डेली बेसिस के ऊपर, लेकिन लो फैट सॉफ्ट फूड हो। लो फैट सॉफ्ट फूड जो होगा वो बर्ड को ओबेसिटी का शिकार होने से बचाएगा, मोटापे का, जिसको हम आम जबान में कहते हैं चर्बी में आना। बर्ड हमारा फैट्स में नहीं आएगा, और ये एक अच्छे बर्ड की निशानी होती है, एक अच्छे ब्रीडर मेल की या ब्रीडर फीमेल की, कि वो फैट्स में ना हो। तो हमने उसको कमज़ोर भी नहीं होने देना और हमने उसको फैट्स में भी नहीं आने देना। जब ये प्रोसेस हमारा अच्छा होगा, बर्ड नहा रहा होगा, बाथ ले रहा होगा, और उस दौरान उसको किसी किस्म का, यानी अगर मेल्स के सेक्शन में कोई फीमेल्स ना हो, फीमेल के सेक्शन में कोई मेल ना हो, तो वो बर्ड्स बहुत अच्छा मोल्ड करेंगे। और जो बर्ड जितना अच्छा मोल्ड करेगा वो उतना अच्छा अपकमिंग सीजन में ब्रीड करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। अच्छा जावेद भाई, एक गोल्डियन के हवाले से बात चल रही है, तो गोल्डियन की पेयरिंग के हवाले से बात करते हैं कि इसकी पेयरिंग किस तरह की जाए। हमारे न्यू फैंसियर्स को बताएं कि इसमें जैसे कि अभी लोग अक्सर वर्किंग पेयर भी लगाते हैं इसमें, तो पेयरिंग के हवाले से हमारे फैंसियर्स को गाइड करें कि उनकी पेयरिंग सीजन में या आउट ऑफ सीजन कैसे की जाए। देखें, गोल्डियन के अंदर पेयरिंग का एक बहुत बड़ा किरदार है और इसकी एक बहुत वसी नॉलेज है। यानी कि गोल्डियन को अगर हम इसके बारे में अगर हम आर्टिकल्स पढ़ें तो हमको ये पता चलेगा कि गोल्डियन को अल्लाह ताला ने बाय नेचर वीक बनाया, ठीक है। लेकिन अगर सेलेक्टिव पेयरिंग हम करेंगे ना, तो इससे क्या होगा कि इनकी हेल्थ ग्रेजुअली इम्प्रूव हो जाएगी, जिसके नतीजे में जो एक मिथ बनी हुई है कि गोल्डियन नाजुक होती है, मर जाती है, वो मिथ क्या है, ग्रेजुअली खत्म होती जा रही है। यानी मैं आपको बताऊं, पहले जब किसी को हम कहें कि लेडी गोल्डियन रखो, तो कहता था यार गोल्डियन क्या होती है, यार ये वो तो नहीं होती जो व्यू सोने के मॉनिटर में बनी हुई तीन चिड़िया। मैंने कहा बिल्कुल वही होती है यार, ये तो मर जाती है, ये तो 2 महीने का की मेहमान होती है तो मर जाती है। मैंने बोला नहीं मरेगी, आप इसको रखें, हमने इस पर मेहनत की भी है, इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा, नुकसान होगा तो नुकसान मैं भरूंगा आपका। कई मैंने फैंसियर्स को ये बोला कि नुकसान आपका मैं भरूंगा, आप बस हौसला करो, इसको आप रखो। ये उस वक्त की बात है जब गोल्डियन रखना लोगों ने नहीं शुरू किया था, लेकिन आज ये हाल है कि कोई भी नया फैंसियर अगर आज ये फैसला करता है कि मुझे गोल्डियन रखनी है, तो उसके लिए कोई मसला नहीं है, क्योंकि गोल्डियन अभी अपनी इम्प्रूव क्वालिटी के अंदर है, इम्प्रूव्ड हेल्थ के अंदर है, उन लोगों के पास जो इस पर मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पेयरिंग का बड़ा किरदार है। मिसाल के तौर पे छोटी सी मिसाल दूंगा, आपने देखा होगा आम तौर पे लोगों के पास पेयरिंग आइडेंटिकल लगी हुई होती है, ग्रीन का पेयर ग्रीन से, येलो का येलो से, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ब्लू का ब्लू से पेयर लगना ना, ये सही नहीं है, वीक ब्लड लाइन में आ जाता है। जी, ये वीक ब्लड लाइन है ब्लू। इसलिए आप जिस भी बाहर के नामी गिरामी ब्रीडर के पेयर्स देख लो, तो उनके पास ब्लू लगा हुआ होगा ब्लू स्प्लिट के साथ, सही। जिसका नतीजा क्या निकलता है कि आपकी जो बर्ड्स की हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, साइज रिड्यूस नहीं होते, ठीक है, उनकी जेनेटिक्स वीक नहीं होती। यानी कि बाज़ वक़्त क्या होगा, बर्ड ने अंडे दिए, वो डेड इन शेल हो गए, क्यों, वीक जीन होने की वजह से, ऐसे ही। ठीक है। जब हम ग्रेजुअली ब्लू इंटू ब्लू लगाते रहेंगे तो क्या होगा कि फिर हमारे पास अगर जो बच्चे निकल भी आएंगे, चलो ठीक है, अंडे में कुछ बच्चे निकल भी आए, लेकिन वो जेनेटिकली वीक होंगे, फिजिकली नजर सही आ रहे होंगे, लेकिन इंटरनली वो वीक होंगे। क्या होगा कि जब उनके पास मोल्ड आएगा, मोल्ड शुरू होगा, मोल्ड का स्ट्रेस आएगा, वो बर्ड बताएगा कि मैं बीमार हूँ, मर जाएगा। ऐसा ही। उसके ऊपर मौसमी तब्दीली आएगी, जैसे आजकल आई हुई है, गर्मी हफ्स ज्यादा है या कभी सर्दी ज्यादा है, तो ऐसा बर्ड बीमार हो जाएगा। फिर कभी उसको आप ब्रीड पे लगाएंगे, ब्रीडिंग का स्ट्रेस आएगा, वो पेयर कभी बच्चे नहीं पालेगा। ऐसे ही। तो पेयरिंग की नॉलेज हर फैंसियर के पास होना ये बहुत जरूरी है।
अच्छा, अब इसमें काफ़ी सारे लोग गाइडेंस लेते रहते हैं, मशवरा लेते रहते हैं और माशाल्लाह से वो कामयाब होते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी कामयाब होंगे अगर आप भी इसको प्रॉपर लेके चलेंगे, ब्रू को ब्लू स्प्रिट के साथ लगाएंगे। और यहाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जहाँ पेयरिंग अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पे हमारी एवियरी की जो मैनेजमेंट है, यानी कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर केज की बात करें, तो उसमें हमारा दाना, हमारा पानी, हमारा सॉफ्ट फूड, हमारी ग्रिट, हमारा समंदरी झाग और कैल्शियम, ये कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि ये इसकी बेसिक नीड्स हैं। ये कोई इनकी अय्याशी या जो कहते हैं ना ख्वाहिशात नहीं है, ये इनकी बुनियादी ज़रूरियात हैं। अब हम दाना दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन पानी में कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, मिसाल दे रहा हूँ कि पानी हम कभी कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, या मतलब कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो हमें ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। पानी हमने इनको डेली बेसिस पे साफ देना है। फिर हमें इनको ग्रिट प्रोवाइड करनी है। ग्रिट इनके लिए काम करती है दांतों का। हम तो अपनी ग़िज़ा को चबाते हैं, नरम करते हैं, फिर हम उसको अंदर जो है वो पेट में डाइजेस्ट करते हैं, लेकिन पेट हमारा डाइजेस्ट करता है उसको। लेकिन इनके जो सीड्स हैं वो हमारी डाइट से भी ज़्यादा सख्त हैं। अल्लाह ने इनको दांत भी नहीं दिए, तो ये जो ग्रिट है ये काम करती है उनके उन सीड्स को ग्राइंड करने का, हाशमे का काम करती है, ग्राइंड करें। अगर हम ग्रिट नहीं देंगे तो हमारा बर्ड बीमार हो सकता है। बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त तो है। हमने ग्रिड अच्छी यूज़ करनी है। ग्रिड ज़्यादा महंगी नहीं है, अच्छी ग्रिड यूज़ करेंगे, अच्छे बर्ड रखें, अच्छे बर्ड पे फोकस करें, ग्रिड दें। समंदरी झाग हमें प्रोवाइड करना है बर्ड को, नेचुरल कैल्शियम है, और इससे बर्ड आपका कैल्शियम डेफिशिएंसी में नहीं आएगा। और साथ में आप सनलाइट इसको देंगे तो वो कैल्शियम उसका एब्जॉर्ब होगा उसकी बॉडी के अंदर, और बर्ड आपका एक बाइंडिंग में नहीं आएगा। तो ये छोटी सी बात है। अच्छा, फिर आपका केज एक पर्टिकुलर टाइम के बाद साफ होता रहे। फर्स्ट क्लच के बाद सेकंड क्लच के लिए आप बॉक्स को साफ करें, ठीक है ना। तो ये छोटी सी एवियरी मैनेजमेंट है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर हमारे फैंसियर्स इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो उनका सेटअप बहुत जल्दी से इम्प्रूव हो जाएगा, और वो एक मेन स्ट्रीम उसमें आ जाएंगे कि जिस तरह दुनिया में लोग अपने जो नामी गिरामी ब्रीडर्स है वो अपने सेटअप पे काम करते हैं, वो सिर्फ पोस्ट लगाने पे काम नहीं करते, वो सिर्फ लोगों की वाहवाह लेने के लिए काम नहीं करते, बल्कि वो अपने बर्ड्स पे काम करते हैं। उनका वक्त अपने बर्ड्स कीपिंग पे, बर्ड्स को समझने पे, एवियरी मैनेजमेंट में, सफाई सुथराई में लगता है। तो ऑटोमेटिकली फिर जब पोस्ट लगती है और जब उनका बर्ड किसी के पास जाता है और फिर जब उनका बर्ड ब्रीड करता है, तो उस बंदे को खुशी से ज़्यादा उसको खुशी होती है जिससे बर्ड दिया होता है। तो हमारी कोशिश ये हो कि हमारे पास से जब बर्ड किसी के पास जाए तो वो बंदा कामयाब हो ब्रीड लेने के अंदर, और फिर आगे उस ब्रीड को वो सेल भी करे, अपनी अर्निंग भी करे, तो उससे भी बंदे का हौसला बढ़ता है, मोटिवेशन भी। अच्छा जावेद भाई, ब्रीड की बात आई तो ब्रीड के हवाले से बात करेंगे कि गोल्डियन से साल में हमें, अगर हम क्वालिटी पे काम करते हैं तो हमें कितनी क्लचेस लेने चाहिए एक साल में? क्योंकि ये तो अंडे देना शुरू करते हैं तो फिर हम अगर बॉक्स ना हटाएं तो ये अंडे देते ही रहते हैं, अगर फोस्टिंग का अमल हमारा जारी है। तो हम कुछ ऐसा तरीका बताएं लोगों को कि बर्ड के साथ जुल्म भी ना हो और उनके पास क्वालिटी की ब्रीड है। देखिए, हमारे यहाँ जब होता यह है कि अक्सरियत कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए काम कर रही होती है, तो उनका पहला, अक्सरियत की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो काम करने वाले लोग होते हैं, पैशनेट जो लोग होते हैं ना, वो कम होते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारा हर फैंसियर पैशनेट हो, हमारा हर फैंसियर बर्ड्स कीपर बने, हमारा हर फैंसियर बर्ड्स ब्रीडर बने। उसके लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें अगर उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको समझेंगे, तो ठीक है, आप बर्ड्स थोड़े कम सेल करेंगे, लेकिन जो बर्ड आपके पास से कहीं जाएगा ना, वो बंदा 10 दफ़ा आप ही के पास आएगा इंशाल्लाह ताला। अब होता क्या है, मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं कि अगर एक बंदे ने फॉस्टिंग वाला काम किया हुआ है, मैं ये नहीं कहता फॉस्टिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसने क्या किया कि साल भर में 10-12 क्लच ले लिए, तो नतीजा क्या निकलता है कि वो हर 15-20 दिन में एक नया क्लच दे रहा होता है। अब अगर एक फीमेल ने एग लेइंग की है ना, तो उसकी वो सारी डेफिशिएंसी कवर करने के लिए आप समझे कम से कम उसको 2 महीने नेचुरल फूड चाहिए। केमिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, नेचुरल फूड। उससे क्या होगा, जो उसकी डेफिशिएंसीज हुई हैं अंडे देने के अंदर, प्रिपरेशन के अंदर, और साथ साथ अगर आप उससे फॉस्टिंग करवा रहे हो गोल्डियन से, तो फॉस्टिंग कराने में, पेरेंटिंग करने के अंदर एक एनर्जी जाती है। वो उपकाइयाँ करा करा के बच्चों को भरा रहा होता है, 4 बच्चों को, 5 बच्चों को। तो अगर आपने जो क्लचेस की क्वांटिटी रिक्वायर्ड है उतने लिए होंगे, तो आपका बर्ड वैसे परफॉर्म करेगा।
तो बात यह है कि हमने कितने क्लच लेने चाहिए। तो देखिए ऑन एन एवरेज आप 4 क्लच ले सकते हैं, आप 5 भी ले सकते हैं, लेकिन 4 to 5 का आप जहन में रखें हमें इतने क्लचेस लेने चाहिए साल में। लेकिन उससे पहले अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी ना तो आपको मायूसी नहीं होगी। बात वक्त क्या होता है कि लोग ब्रीड पे लगाते हैं और पता चलता है कि भाई 2 अंडे फर्टाइल हुए या 1 अंडा फर्टाइल हुआ। तो क्या होता है कि सीजन शुरू करने से पहले जो प्री प्लानिंग होती है बर्ड्स को तैयार करने की, उसमें लैकिंग होती है। ये एक बड़ा टॉपिक है, इंशाल्लाह हम किसी और वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं अभी वक्त छोटा सा बता रहा हूँ कि लैक ऑफ कंडीशनिंग बर्ड्स की इस वजह से भी हमारे बर्ड्स क्या होते हैं कि वो 2 अंडे फर्टाइल हो रहे हैं या 1 हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हमने ये कोशिश करनी है कि बर्ड को हम अच्छे से प्रिपेयर करें और हमारा क्लच हो मैक्सिमम 4 क्लच हो या 5 क्लच हो। अब आपका ये सवाल कि हम कैसे उसको रोकें। देखिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जहाँ पे हम केजेस ब्रीडिंग के लगाते हैं वहाँ हमारे पास कुछ 1 2 3 फ्लाइट्स भी होनी चाहिए। हमने ये देखा कि यार मिसाल है पर्टिकुलर पेयर है वो बच्चे नहीं पाल रहा, उसने दोबारा अंडे दे दिए हैं, अब उसको रेस्ट कराना है, तो बजाय बॉक्स निकालने के हम क्या करें वहां से फीमेल निकाल के उसको किसी फ्लाइट केज में डाल दें। उससे क्या फायदा होगा कि एक तो उस फीमेल के एग पुशिंग मसल्स एक्टिवेट रहेंगे लंबी फ्लाई करने की वजह से, दूसरा उसको मेल से अलहदगी की वजह से रेस्ट मिलेगा जहां पे आप उसको अच्छा फूड खिलाओगे। अब आप उसको 1.5 महीने का रेस्ट दो, 2 महीने का रेस्ट दो, जब आप उसको फिर से ब्रीड पे लगाओगे तो उनकी जो प्रीवियस बॉन्डिंग की वजह से वो दोबारा बहुत जल्दी बॉन्ड कर जाएंगे और आपके पास रिजल्ट विद इन 10 डेज आ जाएगा। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि उससे आपका बर्ड एक्सपायर। अब मिसाल है इस दौरान अक्सर लोगों की गोल्डियन में फीमेल्स एक्सपायर हो जाती है। क्या होता है कि वो अंडों पे अंडे लेते रहते हैं और क्या होता है कभी अंडा एग बाइंड हो गई, उन्होंने निकाल तो लिया लेकिन वो डेफिशिएंसी तो कवर नहीं हुई ना अभी तक। तो आप उसको सेपरेट करो, प्रॉपर कैल्शियम दो, आप उसको आर्टिफिशियल कैल्शियम भी दो, मतलब जो हम सप्लीमेंट यूज करते हैं, और आप उसको समुद्री झाग लगा के दो, और फिर आप उसको ऐसी सब्जियां दो जिसमें कैल्शियम मौजूद है, अंडा आप उसको दो सॉफ्ट फूड के अंदर मिला के। तो उससे इंशाल्लाह ताला 1.5-2 महीने में कवर करके फिर जो बच्चे आएंगे ना वो हेल्दी बच्चे होंगे, और वो बच्चे जब आप किसी को सेल करेंगे तो वो मरेंगे नहीं इंशाल्लाह ताला। लाइव स्टॉक है, हमें नहीं पता जिंदगी मौत का, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें अकल जरूर दी है, शऊर दिया है, और इसी की वजह से हम अशरफुल मखलूकात है कि हम उसको अप्लाई करके अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा जावेद भाई, आपने जितनी बातें की वो 100% दुरुस्त हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि लोग जो है उनकी पेयरिंग तभी तोड़ते हैं या ख़त्म करते हैं जब उनके पास अनफर्टिलिटी आना शुरू हो जाती है 10वें 11वें क्लच में जाके। बोलते हैं यार इसमें तो अनफर्टिलिटी आ गई है, अब मुझे इसको ना अलग कर देना चाहिए, इसको बेच देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अक्सर यही होता है। तो वो ये वही लोग होते हैं जो कि सिर्फ एक ही दफ़ा किसी को बर्ड बेचना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए अपना एक क्लाइंटशिप बनाया उस बंदे के साथ। तो ऐसे लोगों का भी ये हिसाब किताब चलता है। तो आपने बर्ड्स अगर ख़रीदने भी हैं तो वो क्वालिटी ब्रीडर से ख़रीदें, जैसे कि जावेद भाई हो गए, और भी इसके अलावा भी काफ़ी ब्रीडर हैं हमारे पास क्वालिटी के जो कि क्वालिटी पे काम करते हैं। तो आप लोगों ने भी अपने पास क्वालिटी पे काम करना है, क्वांटिटी पे काम नहीं करना। तो जी, तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप भाइयों के लिए लाता रहूँगा। अपने होस्ट सैयद रज़ा अली शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान। अल्लाह हाफिज़।